नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पश्चिम एशिया में आज कयामत की रात है। अमेरिका और ईरान दोनों ने ही एक दूसरे को धमकी दी है कि दुश्मन तुरंत सरेंडर करे, हमारी शर्तें माने और जंग को रोक दे, नहीं तो कयामत आएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि हमारी शर्तें मानो, 45 दिन का सीजफायर मंजूर करो, लेकिन ईरान ने ट्रंप की धमकी को ठुकरा दिया और अब ट्रंप ईरान को अपशब्द कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज रात ईरान के पावर प्लांट, ब्रिज और सैन्य ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। वहीं ईरान ने भी जंग रोकने का प्रस्ताव अमेरिका को दिया है, जिसमें सीजफायर की जगह जंग को पूरी तरह से बंद करने की बात कही गई है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये जंग रुकेगी या फिर आज की रात पश्चिम एशिया में कयामत की रात होने वाली है। क्या ये रात जंग की अंतिम रात बनने वाली है? ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर सबसे खतरनाक हमला करने वाले हैं। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। ईरान जंग में फंसा अमेरिका तो घुटनों पर आया यूक्रेन। जेलेंस्की बोले रूस के साथ समझौते को तैयार, पुतिन से बातचीत की जताई इच्छा। ताइवान और जापान के खिलाफ चीन ने तेज की सैन्य घेराबंदी, 40 दिन के लिए बंद किया एयर स्पेस। ताइवान में दिख रही है चिंता। नेपाल के पूर्व पीएम ओली को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद ओली को रिहा करने के दिए आदेश। और चलते चलते में देखेंगे एक ऐसी मशीन को जो 24 घंटे करती है काम, बंद हुई तो फिर शुरू नहीं हो सकती। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नाकेबंदी के बीच अपना टैंकर क्यूबा भेज रहा रूस। रूस के ऊर्जा मंत्री सरगेई ने क्यूबा पर जारी नाकेबंदी को बताया गलत, कहा क्यूबा के साथ खड़ा है रूस। चीन की राह पर निकला वियतनाम। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टो लाम ने वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। सांसदों ने सर्वसम्मति से किया चुनाव। इजरायल ने ईरान में लोगों को ट्रेन से सफर न करने की दी चेतावनी, कहा अगले 12 घंटे तक ट्रेन का न करे इस्तेमाल और रेल की पटरियों से रहे दूर, वरना जा सकती है जान। आज भारत दौरे पर बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। सरकार बनने के बाद तारिक सरकार के मंत्री का ये पहला भारत दौरा। तो पश्चिम एशिया में जंग को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी ईरान पर सीजफायर के लिए दबाव बनाते नजर आते हैं, तो कभी वो हमले की धमकी देते हैं और इस बार भी ट्रंप ने हमले तेज करने की धमकी दी है, लेकिन एक शर्त भी रख दी है। दरअसल व्हाइट हाउस में अमेरिकी पायलट की सुरक्षित वापसी का जश्न मनाया गया। इस दौरान ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि ईरान को एक ही रात में हराया जा सकता है, जो संभवतः मंगलवार यानी 7 अप्रैल 2026 को हो सकता है। वे बेवकूफ है, क्योंकि ये युद्ध एक ही चीज के लिए है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। अगर ईरान अमेरिका की मांगों को पूरा कर ले तो यह संघर्ष जल्दी खत्म हो सकता है। उन्हें कुछ जरूरी चीजें करनी होंगी। दरअसल ये वो समय सीमा है जो ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलने के लिए तय की है और ये चेतावनी भी दी है कि अगर रात 8 बजे तक समझौता नहीं हुआ तो वो ईरान के लिए नर्क जैसे हालात पैदा कर देंगे। अमेरिका ईरान और उसके बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले करेगा। वहीं जब ट्रंप से आगे पूछा गया कि क्या वो ऐसे किसी समझौते को स्वीकार करेंगे जिसके तहत ईरान को स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेने की इजाजत मिल जाए, तो जवाब में उन्होंने और भी चौंकाने वाला बयान दे दिया। ट्रंप ने कहा कि क्यों ना हम टोल वसूले, मैं ये करना बहुत पसंद करूंगा बजाय कि उन्हें टोल मिले। हमें टोल क्यों नहीं वसूलना चाहिए? हम विजेता हैं, हमने जीत हासिल की है। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान ने अमेरिकी सीजफायर प्रस्ताव को एक बार फिर खारिज कर दिया है। उसने पाकिस्तान के जरिए अपना जवाब अमेरिका को भेजा है। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने बताया कि इस जवाब में साफ लिखा है कि ईरान किसी भी तरह से अस्थायी सीजफायर के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो युद्ध का स्थायी अंत चाहता है। ईरान ने अपने जवाब में अमेरिका से कुछ मांगे भी रखी हैं, जिनमें इस इलाके में चल रहे संघर्षों को खत्म करना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित गुजरने के लिए एक नियम बनाना, पुनर्निर्माण करना और प्रतिबंधों को हटाना शामिल है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि हमें ऐसा समझौता चाहिए जो मुझे स्वीकार्य हो और उस समझौते का हिस्सा यह होगा कि हमें तेल का फ्री आवागमन चाहिए, जिसके बाद दोनों ही देशों के बीच सहमति बनाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान का रुख साफ है कि उसे ये जंग पूरी तरह से खत्म चाहिए, कोई आंशिक युद्ध विराम नहीं।
ऐसे में ट्रंप की इन धमकियों के जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी के खातम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा कि भ्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति की अभद्र बयानबाजी, अहंकार और निराधार धमकियां जो उनके सामने मौजूद गतिरोध से उपजी हैं और अमेरिकी सेना की बार बार की हार को उचित ठहराने के उद्देश्य से है, ये ईरान को लड़ने से नहीं रोकेंगी। वहीं ईरान के युवा और खेल उपमंत्री ने युवाओं से देश के बिजली संयंत्रों के चारों तरफ मानव श्रृंखला बनाने की अपील की है ताकि अमेरिकी हमलों के खिलाफ कड़ा संदेश भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि मैं सभी युवाओं, सांस्कृतिक और कलात्मक हस्तियों, एथलीटों और चैंपियनों को राष्ट्रीय अभियान उज्जवल भविष्य के लिए ईरानी युवाओं की मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। 7 अप्रैल 2026 को दोपहर 2 बजे देश भर के बिजली संयंत्रों के पास हर आस्था और भावना के साथ हम हाथ में हाथ डालकर खड़े होंगे और कहेंगे कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर हमला करना युद्ध अपराध है। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ईरान को झुकाना जितना मुश्किल नजर आ रहा है, उतनी ही मुश्किलें उनके लिए अपने ही देश में खड़ी हो गई हैं। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ही मोर्चा खुल गया है। ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले की धमकी को लेकर डेमोक्रेटिक सीनेटर मार्क केली ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों, पुलों और अन्य गैर सैन्य स्थलों पर हमला करने की राष्ट्रपति की धमकी अमेरिकी सेना और देश पर एक काला धब्बा होगी। यह धमकी देना ताकत नहीं है। वहीं अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने तो यहां तक कह दिया कि जब आपका राष्ट्रपति युद्ध अपराध करने का वादा करे तो सावधान रहे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरानी नागरिक अवसंरचना के खिलाफ हालिया धमकियां गैर जरूरी हैं। यह मददगार नहीं है क्योंकि और ज्यादा सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं है। पुलों, जलाशयों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर बमबारी सहित इनमें से कोई भी कार्रवाई अस्वीकार्य होगी। मुझे लगता है कि मूल बात यह है कि इस संघर्ष को और ज्यादा फैलने से रोकने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इस जुबानी बहस के बीच दोनों पक्षों की तरफ से ताबड़तोड़ हमले भी जारी रहे। ऐसे में अब देखना यह होगा कि ट्रंप की धमकियों का कोई असर होता है या नहीं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो पिछले 4 साल से ज्यादा वक्त से चल रही ये जंग अब खत्म होती नजर आ रही है। यूक्रेन रूस के आगे सरेंडर करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये संकेत किसी और ने नहीं बल्कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने दिए हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने इस युद्ध की पूरी तस्वीर ही बदल दी है और पूरी दुनिया हिल सी गई है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने यह संकेत दे दिए हैं कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए एकदम तैयार है। यह महज एक बयान नहीं बल्कि एक ऐसा कदम है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत पूरी दुनिया के तमाम बड़े नेताओं को भी हैरान कर दिया है। वैसे तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनाने के लिए इससे पहले कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन इनका कोई हल नहीं निकला। और अब यह बैठक इसलिए बेहद चौंकाने वाली है क्योंकि जब से यह जंग शुरू हुई है तब से ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच आमने सामने की बैठक नहीं हुई। हालांकि रूस की तरफ से इसका प्रस्ताव तो दिया गया था, लेकिन ज़ेलेंस्की ने यह कहते हुए ऑफर ठुकरा दिया कि वो बातचीत के लिए मॉस्को नहीं जाएंगे। उन्हें रूस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दोनों नेताओं की आखिरी जो मुलाकात हुई थी वो साल 2019 में पेरिस में हुई थी, यानी युद्ध शुरू होने से पहले। और अब जब ज़ेलेंस्की ने मुलाकात के लिए सहमति जताई है तो इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक से सीजफायर के लिए कोई रास्ता निकल सकता है। वैसे भी 4 साल लंबी जंग से दोनों देश थक चुके हैं। दोनों ही देशों का भारी आर्थिक और सैन्य नुकसान हो चुका है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के इस कदम से अब जंग एक सेटलमेंट की स्थिति में पहुंचती हुई नजर आ रही है। हालांकि इन सब के बीच क्षेत्र में हमले भी लगातार जारी है, जहां रूस यूक्रेन के एक के बाद एक गांव पर अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। वहीं यूक्रेन ने भी रूसी क्षेत्र में बड़ा हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने अब रूस के काला सागर में ऊर्जा केंद्र नोवोरोसिस्क पर हमला किया है। यूक्रेनी सेना ने बताया कि रात भर चले हमले में नोवोरोसिस्क बंदरगाह में स्थित एडमिरल मकारोव मिसाइल वाहक पोत को निशाना बनाया गया, जो काला सागर पर रूस का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है। यूक्रेन लगातार ही रूस के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बना रहा है ताकि आर्थिक रूप से उसे कमजोर किया जा सके, लेकिन मौजूदा हालात में रूसी यूक्रेन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। रूस की सेना ने बताया कि वायु रक्षा इकाइयों ने 3 घंटे की अवधि में 148 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। सेना ने यह भी बताया कि अधिकारियों ने कहा है कि आपातकालीन दल हवाई हमलों से प्रभावित लगभग 5 लाख घरों में बिजली बहाल कर रहे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होगी
क्या ज़ेलेंस्की मॉस्को जाएंगे, और अगर ज़ेलेंस्की मॉस्को गए तो क्या ये जंग खत्म होने की एक शुरुआत की तरफ बढ़ेगी? और अब अगली खबर में बात करेंगे पूर्वी एशिया में मजबूत होती जंग की तैयारियों की। तो जिस तरह पश्चिमी एशिया में भयंकर तबाही मची हुई है, अमेरिका का पूरा फोकस ईरान पर चला गया है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ना तो रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करते नजर आ रहे हैं और ना ही उनका ध्यान ताइवान और चीन के बीच बढ़ते तनाव की तरफ जा रहा है। ऐसे में चीन के लिए यह बेहतरीन मौका माना जा रहा है ताइवान पर हमला करने का, क्योंकि अभी अमेरिका ईरान के पैरेलल एक और जंग में उलझने का रिस्क नहीं उठाएगा। ऐसे में अब चीन भी काफी एक्टिव नजर आ रहा है। वो लगातार अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने में जुटा हुआ है और अब उसने कुछ ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ताइवान पर हमले की घड़ी आ गई है। दरअसल चीन ने 40 दिनों के लिए अपनी समुद्री तट के पास हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, यानी उसके एयर स्पेस में अब कोई भी बाहरी विमान दाखिल नहीं हो सकता। यह प्रतिबंध 27 मार्च से शुरू होकर 6 मई तक लागू रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन की तरफ से इस फैसले का कोई भी कारण या स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। इसे लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया कि चीन ने इस क्षेत्र में किसी भी सैन्य अभ्यास की घोषणा नहीं की है। इस प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र की कोई ऊपरी सीमा नहीं बताई गई। इसे SFC UNL नाम दिया गया है। यह जगह ताइवान से सैकड़ों मील दूर है। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक यह प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र शंघाई के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ के इलाकों को कवर करता है। यह क्षेत्र येलो सी से लेकर ईस्ट चाइना सी तक फैला हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 40 दिनों की बहुत लंबी अवधि और कोई घोषित सैन्य अभ्यास न होना यह किसी एक बार के अभ्यास का संकेत नहीं है, बल्कि लगातार सैन्य तैयारी वाली स्थिति का संकेत है। चीन ने इसकी कोई जरूरत भी नहीं समझी कि वो इसका स्पष्टीकरण दे। वहीं ताइवान की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। कहा गया है कि चीन अपनी सैन्य उपस्थिति को क्षेत्र में बढ़ा रहा है, खासकर इस वक्त जब अमेरिका ईरान के साथ तनाव में व्यस्त है। ये बंद किए गए हवाई क्षेत्र साफ तौर पर जापान को निशाना बनाते हैं। यह अमेरिकी सेना को रोकने और उसकी ताकत कम करने की कोशिश लगती है। यानी ताइवान ने भी किसी बड़े हमले की आशंका जताई है और उसने तो जापान को भी खतरे की लिस्ट में डाल दिया है। आप तो जानते हैं कि ताइवान को लेकर ही जापान और चीन के बीच लंबे वक्त से तनाव देखा जा रहा है। जापान की पीएम साने ताकाइची ने साफ कहा है कि अगर ताइवान के खिलाफ चीन ने आक्रामक अभियान शुरू किया तो जापान भी हथियार उठाने से नहीं चूकेगा, जिसके बाद से ही चीन ने जापान को जंग की चेतावनी देनी शुरू कर दी। इसके बावजूद जापान पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने भी अपनी सैन्य तैयारियां मजबूत करनी शुरू कर दी हैं। इन हालात में चीन का 40 दिनों तक एयर स्पेस पर प्रतिबंध लगाने का यह फैसला किसी बड़े खतरे के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब पूरी दुनिया की नजरें चीन पर टिक गई हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए छात्रों पर हुए गोलीकांड में गिरफ्तार पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की रिहाई का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केपी शर्मा ओली के साथ ही उनकी सरकार में गृह मंत्री रहे रमेश लेखक को भी रिहा करने को कहा है। कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। अब यह फैसला इसलिए भी बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले ही काठमांडू की एक अदालत ने दोनों नेताओं को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद दोनों दिग्गज नेताओं के जेल से बाहर आने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। दरअसल ये पूरा मामला सितंबर 2025 में नेपाल में हुए जेनजी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नेपाल में हुए इस बड़े छात्र आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कार्रवाई हुई थी। इस हिंसक कार्रवाई में 77 लोगों की जान चली गई थी और इस गंभीर मामले में पिछले महीने ही पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। फिर नेपाल पुलिस ने पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को भी भक्तपुर स्थित उनके घर से पकड़ लिया। नेपाल के गृह मंत्रालय ने इस मामले में बाकायदा एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरी कार्रवाई एक जांच आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। इस जांच आयोग की कमान पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की के पास थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा था कि पूर्व पीएम केपी ओली, रमेश लेखक और तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक चंद्र कुबेर खापुंग पर आपराधिक लापरवाही का मुकदमा चलना चाहिए। इनके खिलाफ राष्ट्रीय दंड संहिता की धारा 181 और 182 के तहत सख्त कार्रवाई की बात कही गई थी। आपको बता दें कि इन धाराओं में अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। इस मामले की आंच नेपाल के कई बड़े अफसरों तक भी पहुंची। आयोग ने तत्कालीन गृह सचिव गोकर्ण मणि दवाड़ी, सशस्त्र पुलिस बल के प्रमुख राजू अरियाल और पूर्व खुफिया प्रमुख हुतराज थापा के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि यह पूरी घटना गैर जिम्मेदारी और आपराधिक लापरवाही का नतीजा थी।
अधिकारियों को हिंसा भड़काने की खुफिया जानकारी पहले से मिल चुकी थी। इसके बावजूद उन्होंने वक्त रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया और इसी लापरवाही के कारण 77 लोगों की जान चली गई। अब इन दोनों बड़े नेताओं की रिहाई के बाद नेपाल की राजनीति में आगे क्या होता है, क्या उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, यह आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे एक ऐसी मशीन की जो हर वक्त चालू रहती है। दरअसल अस्पतालों में एक ऐसी मशीन होती है जो साल के 365 दिन 24 घंटे ऑन रहती है। इसे कभी बंद नहीं किया जाता और अगर गलती से भी इसका बटन दबाकर इसे बंद कर दिया जाए तो इसे दोबारा शुरू करने में 20 से 30 लाख रुपए का घाटा हो सकता है। और इस मशीन का नाम है MRI मशीन। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो आइए जरा इस मशीन के बारे में जान लेते हैं। दरअसल MRI मशीन के अंदर एक बहुत ही ताकतवर चुंबक होता है और यह कोई साधारण चुंबक नहीं होता। इसे काम करने के लिए ठंडक चाहिए होती है, लगभग -269 डिग्री सेल्सियस। और इतनी ठंडक बनाए रखने के लिए इसमें लिक्विड हीलियम गैस भरी जाती है। और यह मशीन इसलिए बंद नहीं की जाती क्योंकि अगर यह बंद कर दी जाए तो हीलियम उबलने लगता है और गैस बनकर उड़ जाता है। आप जानते ही हैं कि हीलियम बहुत महंगी गैस है। एक मशीन में 1500 से 2000 लीटर हीलियम होती है और इसे दोबारा भरने और मशीन ठीक करने में लाखों रुपए और महीनों का वक्त बर्बाद हो जाता है। अक्सर ही लोग इसे सीटी स्कैन या एक्सरे जैसा समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक्सरे हड्डियों को देखता है, लेकिन MRI शरीर के नर्म अंदरूनी हिस्सों जैसे दिमाग, नसों, मांसपेशियां और ट्यूमर की ऐसी साफ तस्वीरें खींचती है। अच्छी बात तो यह है कि इसमें कोई खतरनाक रेडिएशन यानी हानिकारक किरणें भी नहीं होती। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इस कभी ना बंद करने वाली मशीन को सिर्फ इमरजेंसी में ही बंद किया जाता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में क्वेंच करना कहते हैं। जैसे अगर कोई लोहे की भारी चीज चुंबक से चिपक जाए, अगर कोई मरीज अंदर फंस जाए या फिर भूकंप जैसी आपदा आ जाए तो इसे इमरजेंसी में बंद किया जाता है। अब इस मशीन के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मशीन को बनाया किसने है? तो इसका श्रेय डॉक्टर रेमंड दमादियन को दिया जाता है। उन्होंने 1977 में पहली बार खुद का ही शरीर स्कैन करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और आज ये तकनीक दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचा रही है। तो फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।